नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ अब तक के मेरे सारे वीडियो आपको पसंद आ गए होंगे और अध्ययन करने में काफी सहायता मिल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 1, पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदलाव का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 जो कविता है उसका भावार्थ संक्षिप्त रूप में देखेंगे और पाठ आदर्श बदलाव जो पाठ क्रमांक 4 है उसका भी सारांश देखेंगे, जो रिवीजन के रूप में आज हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके अतिरिक्त जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्नों का भी समावेश किया गया है उत्तर के साथ, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपको अध्ययन करने में बहुत सहायता मिलेगी, जो इस प्रकार है। आज हम पाठ पुनरावर्तन करेंगे, पाठ 1 और पाठ 4। पाठ 1 कविता है नवनिर्माण, जिसके कवि है त्रिलोचन जी। सर्वप्रथम बच्चों हम कविता 1 नवनिर्माण का भावार्थ संक्षिप्त में देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे हम, जो इस प्रकार है। कविता का भावार्थ इस प्रकार है कि कवि त्रिलोचन जी का एक अटल अटूट विश्वास है, निष्ठा और संकल्प के कवि हैं। ईश्वर ने उन्हें यह विश्वास दिया है, इसलिए तो जीवन में मिली गहरी वेदना को भी वे इस भूमि पर संभाल कर रखेंगे और अनंत आकाश को देखेंगे जो ईश्वर ने ही दिया है। ईश्वर ही इस पीड़ा से मुक्ति देगा, यह आशावाद स्पष्ट दिखाई देता है। कवि का कहना है, पहली पंक्ति का ये अर्थ हो गया। अब दूसरी चतुष्पदी में कवि यह कह रहे हैं कि भूमि हम जिस सूत्र से जुड़े हैं, भूमि से हम जिस सूत्र से जुड़े हैं उसे तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ दिया तो उसे पुनः जोड़ नहीं सकते। इसलिए आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए चाहे कहीं भी उड़े, लेकिन भूमि से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और अगली पंक्ति में ये बताया है कि वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। यह सत्य को झुठला नहीं सकते कि उसकी राह में घना अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जो उसे आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है, परंतु ऐसी स्थिति में हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सामने भले ही अंधेरा हो, फिर भी आगे बढ़ना चाहिए इस विश्वास के साथ कि कोई न कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। हमें जो शक्ति मिली है वह दुर्बलों को सताने के लिए कदापि नहीं, इस शक्ति का उपयोग पीड़ितों के दुख दर्द मिटाने के लिए ही होना चाहिए। हमारी शक्ति का उपयोग हमें औरों की ताकत बनने के लिए करना चाहिए। सामर्थ्यशील लोगों को आगे बढ़कर समाज में जिन लोगों पर अन्याय हो रहा हो उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको न्याय दिलाने के लिए अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। बल का प्रयोग समाज के लिए उत्थान के लिए करना श्रेयस्कर है। मंजिल का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जिसे अपनी मंजिल का पता है वह व्यक्ति मार्ग के संकट सह सकता है। मन में विश्वास और साहस एकत्रित करते हुए जो आगे बढ़ता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा मनुष्य सफलता के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास खुद लिखता है। कवि समाज में समानता और मानवता स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वे प्रेम के मार्ग पर चलने को कहते हैं। सदाचार की राह पर चलकर ही जीवन सार्थक होगा, ऐसा उनका कहना है। प्रेम और भाईचारे का गीत गुनगुनाते हुए सदाचार और प्रेम की राह पर हमें चलना चाहिए। और अगली पंक्ति, स्त्री पुरुष समानता एक सशक्त समाज के लिए अनिवार्य है, इसलिए कवि कहते हैं कि नर नारी साथ में निकलेंगे, समानता प्रस्थापित करने का उनका उद्देश्य होगा, जो आसान नहीं है, अपितु कांटों का ताज लेकर चलने के समान है। परंतु दोनों संगी साथी हैं, सहयात्री हैं। जब वे एक ही मकसद से साथ साथ चलेंगे तो नए समाज की रचना करेंगे, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अंतिम चतुष्पदी का भावार्थ देख लेते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही है कि उसे बीते हुए कल का गुणगान करना अच्छा लगता है। वर्तमान कहता है भूत अच्छा है, जीवन पथ पर मिला मित्र अच्छा था,
परंतु कवि की कविता में भविष्य का आशावाद है। उन्होंने उम्मीद देते हुए कहा है कि अतीत का गीत तो अच्छा था ही, परंतु भविष्य का गीत भी अच्छा ही होगा, अर्थात वर्तमान की मेहनत हमारा भविष्य उज्जवल करेगी। यह पाठ एक नवनिर्माण कविता का भावार्थ था संक्षिप्त में। अब हम पाठ 4 आदर्श बदला का स्पष्टीकरण संक्षिप्त में देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम पाठ 1 का प्रश्न उत्तर सहित देखेंगे, फिर पाठ 4 का प्रश्न उत्तर सहित देखेंगे। पाठ 4 आदर्श बदला। पाठ का सारांश देख लेते हैं संक्षिप्त में। एक दिन साधुओं की एक मंडली आगरा शहर में दाखिल हुए। सुरताल की परवाह किए बिना वे भजन गा रहे थे। सिपाही उन्हें बंदी बनाकर अकबर के दरबार में ले गए। तानसेन की बराबरी में न गा सकने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया। केवल 10 वर्ष के एक बालक को बच्चा समझकर छोड़ दिया गया। वह बच्चा जंगल में अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। तभी वहाँ बाबा हरिदास उसकी कुटिया में आए। उस बालक का नाम बैजू था। बैजू हरिदास के चरणों से लिपट गया और रोते रोते तानसेन की प्रतिशोध की बात कहने लगा। बैजू के आंसुओं को हरिदास जी सह न सके और उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि उसे ऐसा हथियार देंगे जिसके जरिए वह अपने पिता की मौत का बदला ले सकेंगे। हरिदास जी ने बैजू से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने का वचन लिया। अब पहले पंक्ति में क्या बताया था बच्चों कि साधुओं की एक मंडली आगरा शहर में आती है और वो अपने मस्ती में गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस शहर में वो दाखिल हुए हैं वहाँ एक अकबर तानसेन नाम का जो व्यक्ति है, जो राग विद्या में माहिर है, पारंगत है, वह उसके कुछ नियम कानून हैं जो उन्हें पता नहीं था। जैसे ही साधुओं की गीत सुनते हैं, सिपाही उन्हें आके वहाँ से लेके जाते हैं और मृत्युदंड दे देते हैं। फिर बचता है बैजू, 10 साल का बालक जो बहुत ही छोटा था, उसे छोड़ दिया जाता है। फिर वह रोते रोते एक जंगल में होते हुए हरिदास जी के पास जाता है और उनके चरणों में लिपट कर बिलक बिलक कर रोते हुए सारी कहानी बताता है और कहता है कि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना है। और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने का वचन बाबा हरिदास जी से लिया गया। इन 12 वर्षों में बैजू बावरा राग विद्या में निपुण हो गया। फिर 12 वर्ष के बाद क्या होता है, बैजू बावरा जो है वो बड़ा हो जाता है और राग विद्या में बहुत ही निपुण हो जाता है। सारी विद्या हरिदास जी ने उसे दे दी थी और गंधर्व बना दिया था। हरिदास जी ने बैजू से प्रतिज्ञा करने को कहा कि वह इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। बैजू को लगा, उसके हाथ आई प्रतिशोध की छुरी की धार चली गई। अब यहाँ बैजू बावरा को कहा गया कि यदि आप राग विद्या में माहिर हो गए हो, पारंगत हो गए हो, तो आप इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे, किसी के ऊपर प्रतिशोध नहीं करोगे। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, बैजू आगरे के बाज़ार में गाता हुआ जा रहा था। लोग उसके गाने पर मुग्ध हो गए थे। श्रोताओं का समूह उसके पीछे पीछे जा रहा था। तानसेन के महल के सामने उसने गाना बंद किया। तानसेन को उसके गान विद्या पर चर्चा करने की चुनौती दी और दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। दोनों में से जो भी हारेगा उसका जीवन जीतने वाले के हाथ में होगा। अब यहाँ पे स्पर्धा रखी जाती है। दूसरे दिन आगरे के लोग नगर से बाहर वन में प्रतियोगिता देखने के लिए आकुल हो उठे। तानसेन ने कुछ प्रश्न पूछे जिसके उचित उत्तर बैजू ने दिए। फिर बैजू ने गाना आरंभ किया। केवल मनुष्य ही नहीं तो कुछ हिरण भी वहीं पास खड़े होकर सुनने लगे। बैजू ने जब अपनी फूलों की मालाएं उतारकर हिरणों को पहनाई तब उन्हें सुध आई और वे वन में चले गए। तब बैजू ने तानसेन से कहा, उन हिरणों को वापस बुला पाए तब ही वे मानेंगे कि तानसेन राग विद्या जानते हैं, अन्यथा नहीं।
अब क्या, फिर तानसेन हाथ में सितार लेकर गाने लगे। बहुत समय बीत गया परंतु हिरन नहीं आए। बचाव में उन्होंने कह दिया कि हिरन अचानक इधर आए होंगे, दोबारा बुलाकर दिखाओगे। तो बैजू फिर गाने लगा और हिरन बैजू का संगीत सुनकर फिर आ गए। बैजू जीत गया था, तानसेन हार गया था, दया की भीख मांग रहा था। और तब बैजू ने बादशाह से उस निष्ठुर नियम को समाप्त करने की मांग की कि जो व्यक्ति तानसेन के जोड़ या बराबरी का संगीत विद्या में पारंगत न हो उसे मरवा दिया जाए। बैजू ने तानसेन की जान नहीं ली, पर यह अवश्य कहा कि 12 वर्ष पूर्व जिस बच्चे की जान उसने बख्शी थी वही बच्चा आज उसको गान विद्या में चुनौती देने आया था और उसके अहंकार को तोड़ने में सफल रहा था। ये रहा कहानी का सारांश। अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों, जो इस प्रकार है। पहले पाठ कविता का है, नवनिर्माण कविता, उसमें का यह प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। आकलन प्रश्न दिया गया है और उत्तर भी दिया गया है। अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कृति पूर्ण कीजिए, आकलन पूर्ण कीजिए, या संजाल पूर्ण कीजिए, या आकृति पूर्ण कीजिए। यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह आपको उत्तर इस आकृति के अंदर ही लिखना ज़रूरी है। जो यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं उसमें ही आपको उत्तर लिखना अनिवार्य है। और दूसरी बात, उत्तर पेन से ही लिखें, न कि पेंसिल से। और जो ये बॉक्स हम बनाते हैं वह भी आपको पेन से ही बनाना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पेंसिल से बना देते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको सूचना दी जाती है, पेपर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कृपया आप आकृति पेन से ही बनाएं। तो इस बात का आप ध्यान देना। अब पहला प्रश्न है, उसका उत्तर भी आपके समक्ष है। दूसरा, पद्यांश से ढूंढकर निम्नलिखित शब्द के अर्थ वाले 2 शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। नभ, आकाश, व्योम। और निम्नलिखित शब्दों के शब्द युग्म बनाकर लिखिए। प्रश्न दिए हैं, उत्तर भी दिए हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विश्वास, अविश्वास, यहाँ पे उत्तर लिखिए। पर्यायवाची शब्द, उत्तर भी है, प्रश्न भी है। अब उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द लिखिए और शब्द बनाइए। प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अगला है अभिव्यक्ति पर आधारित, स्वमत पर आधारित प्रश्न है। अपने बल का उपयोग समाज उत्थान के लिए करना चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब आकृति पूर्ण कीजिए। जैसे मैंने पीछे बताया है कि जैसे आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, तो आपको ये चित्र जो दिए होते हैं उसी प्रकार से उत्तर भी लिखने होते हैं। शब्द संपदा, वाक्य बनाना है। जो जैसे यहाँ शब्द संपदा दिया हुआ है, उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीति, अनीति, जीवन, आजीवन, यहाँ पे वाक्य बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, मुद्दों पर आधारित नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन पर आधारित प्रश्न है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रसास्वादन, उसे जानना बहुत ज़रूरी है, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके लिए आपको पाठ परिचय, लेखक परिचय भी एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। व्याकरण, अलंकार और रस, यहाँ पे काल परिवर्तन दिया गया है, उसके उत्तर भी दिए गए हैं। अब पाठ 4, आदर्श बदला। पहले मुहावरा दिया है, मुहावरों का वाक्य प्रयोग और अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ संजाल पूर्ण कीजिए। लिंग बदलकर लिखिए। स्वमत पर आधारित प्रश्न।
आशा करती हूँ बच्चों आपको यह प्रश्न उत्तर परीक्षा के लिए बहुत ही सहायता प्राप्त होगी और आपको अध्ययन करने में भी आसानी होगी, क्योंकि पाठ का संक्षिप्त सारांश भी मैंने बता दिया और कविता का भावार्थ भी बता दिया है। यदि आपको विस्तार पूर्वक इसका स्पष्टीकरण जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।